नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 13 करने जा रहे हैं। जैसा कि पीछे का पूरा प्रैक्टिस टेस्ट या टेस्ट सीरीज पीछे का सब करा दिया गया है। इसमें कुल 15 सेट थे, तो 15 में आज 13 नंबर की बारी है। उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद 15 नंबर जो सेट है आपका प्रीवियस ईयर की होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन दिसंबर 2019 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका ब्रिटेन में लंदन में हुआ था। ठीक है, बात किया जाए अगर इस वर्ष की 2021 का, तो 2021 का जो आपका संपन्न हुआ है वो आपको बेल्जियम में हुआ है। तो ये आपको 2021 बेल्जियम हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात किया जाए 2022 का, ठीक है, तो 2022 का जो है वो प्रस्तावित है आपका स्पेन में। ठीक है, ये स्पेन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आपका कि इस्लामिक स्टेट सरगना अबू वक्त। एक चीज यहाँ पर बताना चाहेंगे अभी, जैसे कि यहाँ एक चीज मिस हो गया है। नाटो जो है, नाटो का यहाँ पर फुल फॉर्म बताना चाहेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, नाटो का कभी कभी फुल फॉर्म भी आते रहता है। तो नॉर्थ अटलांटिक आपका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है नाटो का। अब यहाँ पर नाटो की सदस्यों की संख्या भी जान लेते हैं। तो फिलहाल में अभी नाटो के कुल 30 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें कुल अभी 30 सदस्य हैं, और 30वां सदस्य के रूप में आपको सदस्यता धारण किया है वो देश है आपका नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, दक्षिणी मैसेडोनिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है आपका, मैसेडोनिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू बकर अल बगदादी जो अमेरिकी विशेष बलों द्वारा घिर जाने के बाद 27 अक्टूबर 2019 को कहां पर एक सुरंग में खुद को विस्फोट में उड़ा लिया था? तो ये जगह जैसा कि आप सभी को पता है सीरिया है। तो इसमें ऑप्शन तो कोई दिया नहीं है आपका, तो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ सीरिया में उसने अपने आप को उड़ाया था, तो ये आपका सीरिया में उड़ाया था। ये अब हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे दिसंबर 2019 में 34 वर्षीय साना मारिन विश्व के सबसे कम उम्र की किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये आपको फिनलैंड के हैं, साना मारिन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो नेसी पोलोसी जो है ये आपको अमेरिकी प्रतिनिधित्व के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर हैं। फिर आपको उर्सुला बान है, ये उर्सुला बान डेर लियन जो है ये आपको यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। एंजेला मार्केल जो है वो जर्मनी के चांसलर हैं। फिर आपका क्रिस्टाइन लगार्ड जो है यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष है। तो ये तो आपका सही है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका ए और बी। ठीक है, तो एक से अधिक इसमें है, आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करें वर्तमान में बिहार स्थित 9 प्रस्तर युग स्थल में से कौन कौन से हैं? तो बिहार में देखिए 9 प्रस्तर, अर्थात ये जो है आपको जुड़ा हुआ किससे है? ये आपको है पुरातात्विक स्थल है चिरांद और चेचर। ये वर्तमान आपको बिहार में पड़ता है, जो कि आपका एक पुरातात्विक स्थल है। तो यहाँ एक चीज जानने की बात है, चिरांद कहाँ पड़ता है? आपका सारण जिला में। ठीक है, चिरांद है आपका सारण जिला में, और चेचर है आपका वैशाली जिला में। ठीक है, ये आपका वैशाली जिला हो गया। तो अब भीमबेटका का बात किया जाए तो भीमबेटका आप सभी को पता है ये एमपी में है, जहां की आपको पूरा पाषाण युगीन स्थल यहाँ पर मिलेगा। फिर आपका कोल्डिहवा जो है ये भी आपका 9 प्रस्तर युग से संबंधित है स्थल है, लेकिन ये आपका पड़ जाता है यूपी में। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं आपका, इसलिए ए भी ले लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार में आर्यों का आगमन निम्न में से किस काल में हुआ होगा? तो इसका हम लोग ले लेंगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग महाजनपद के क्षेत्र वर्तमान बिहार के किस जिले में फैला हुआ है? तो ये आपको पड़ जाएगा भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। ठीक है, तो आपका भागलपुर और मुंगेर, इसमें 2 ऑप्शन आ गया, एक से अधिक तो हम ई ऑप्शन लेंगे। ठीक है, और एक चीज यहाँ जानने की बात है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। ठीक है, ये चंपा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करें निम्न में से कौन मगध शासक भगवान बुद्ध के समकालीन थे? ठीक है, तो भगवान बुद्ध के समकालीन इसमें मान सकते हैं हम लोग आपका बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी 2 ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर एक से अधिक ले लेंगे।
आगे देखिए कह रहा है मगध के हरेक वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था। तो हरेक वंश के अगर अंतिम शासक की बात किया जाए तो मेरा नागदशक मिलेंगे। आगे है कलिंग पर आक्रमण करने वाला मगध का पहला शासक कौन था। तो वो आपको महापद्मानंद जो था आपको नंद वंश के संस्थापक, तो यहाँ पर वो है नहीं आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। तो हम लोग का हो जाएगा सही जवाब इसका महापद्मानंद। ठीक है, आपका महापद्मानंद जो है नंद वंश के संस्थापक, और अंतिम घनानंद था इसका, ये नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो इसमें हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में से किस काल में माना गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का अगर माना जाए कुमारगुप्त प्रथम जो थे इसकी स्थापना किए थे, और उसका शासनकाल जो है वो पड़ेगा आपका 414 से 455 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इस अवधि में आप देखेंगे तो आपका इसमें कोई सा भी लाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन भी है तो ये प्रोक्सली में है, बाकी तो कोई है ही नहीं, तो इसमें हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम सभी को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो आपको कुमार गुप्त द्वारा किया गया है। तो इसमें तो आपका ऑप्शन है नहीं, तो हमारा इनमें से कोई नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगर होगा तो कुमारगुप्त प्रथम भी लिख सकते हैं, वैसे कोई इशू है नहीं, चूंकि पहली है तो पहली में कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें शासनकाल जो है वो लाइज नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का भारत नागरिक न रह जाना, यह आपको किस उपबंध में दिया गया है। तो यह है आपका अनुच्छेद 9 में। ठीक है, अगर कोई विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से हम ग्रहण करते हैं तो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, यह अनुच्छेद 9 कहता है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है या है। ठीक है, तो आइए इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपात को 1 माह के अंदर संसद के लिए अनुमोदन मिलना अनिवार्य है। 1 माह के अंदर मिल जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अनुच्छेद 356 के तहत घोषित 356 राष्ट्रपति शासन होता है। फिर आपका आपात होता है ये 52-56 होता है राष्ट्रीय शासन, और 60 होता है वित्तीय आपात। तीनों दिया हुआ है आपका। अब देखिए यहाँ पर है आपका कह रहा है कि 356 के तहत घोषित राष्ट्रीय शासन की उद्घोषणा संसद से कह रहा है कि 6 महीना के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, मिलना अनिवार्य है। लेकिन ये चीज 6 महीना का नहीं है आपको, ये भी है 2 महीना का। ठीक है, तो ये 2 महीना का होगा तो ये गलत हो जाएगा। आगे है अनुच्छेद 360 तक, ये कह रहा है घोषित, ये भी कितना दिन का है, तो ये भी कह रहा है आपका 3 माह के पूर्व अनुमोदन मिलना अनिवार्य होता है, लेकिन ये भी 3 माह नहीं बल्कि आपका 2 माह ही होगा। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह से ये भी कह रहा है कि वित्तीय आपात को अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है, जबकि ये जो है वित्तीय आपात ये अनिश्चित काल तक लागू रख सकते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि हम 3 साल तक ही रखेंगे, ये अनिश्चितकालीन होगा। ठीक है, तो ये अनिश्चितकालीन चला जाएगा। तो इसमें डी भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा, तो मेरा एक ही ऑप्शन मिलेगा सही, ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका है कि वित्त आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो कह रहा है आपका कि वित्त आयोग का संबंधित अनुच्छेद 280 और 81 है, बिल्कुल सही है, 80 और 81 में है। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी सही है आपका। अब कह रहा है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ये 3, 4, चौथा देख लेते हैं। कह रहा है वित्त आयोग की सिफारिश मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। ठीक है, सही बात है। वित्त आयोग जो है एक सरकार का सलाहकार होता है, सलाहकारी आयोग है। ये केवल सलाह दे सकता है, ये मानने को पर बाध्य नहीं कर सकता है सरकार को। तो कहने का मतलब जो है वित्त आयोग केवल सिफारिश दे सकता है, सिफारिश मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किस अनुच्छेद के द्वारा, ठीक है, संविधान यह अपेक्षा करता है कि राज्य नागरिकों के लिए एक मान्य नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। ठीक है,
तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 44 में। ठीक है, 44 क्लियर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए वह संसद के एक संघटक भाग है, तो ये तो संसद का आपका होगा ही होगा। वह दोनों सदनों के चर्चा में भाग लेता है, नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा, आपका ये गलत है। अगला है, करे कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, सही है आपको। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो मेरा कथन इसमें कौन सा सही नहीं मिला, केवल बी। ठीक है, तो बी ले लेंगे। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्व कर 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग निम्न में से किसके हाथ में सौंपा गया था। तो शिक्षा विभाग मिला था सी राजगोपालाचारी को। आपका ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में है। तो अखिल भारतीय सेवाएं मेरे पास अभी 3 है। वो कौन कौन सी है, आपका एक आईएएस है, एक आईपीएस है और एक आईएफएस है। ठीक है, ये सबको समझते हैं। आपका हो गया आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस हो गया आपका भारतीय पुलिस सेवा, और आपका आईएफएस हो गया वो हो गया भारतीय वन सेवा। ठीक है, तो ये 3 सेवाएं जो है आपको अखिल भारतीय सेवाएं के अस्तित्व में है। अगला है राष्ट्रपति में भारत की संसद राज्य सूची के किस विषय पर विधेयक शक्ति प्राप्त कर लेती है, इसके लिए एक संकल्प कौन सा है, आइए देखते हैं। तो कह रहे हैं लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता साधारणतः बहुमत से पारित कर लिया जाए, ये नहीं है आपका। ध्यान दीजिएगा, भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति में पूछ रहा है आप, राष्ट्रहित में पूछ रहा है। ठीक है, राष्ट्रहित में जो है भारत की संसद से, तो संसद से देखेंगे तो फिर कह रहा है लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के विशेष बहुमत से पारित कर लिया जाए। बात दोनों का एक ही है, साधारण और विशेष की बात है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है ये भी कि राज्यसभा द्वारा संपूर्ण सदस्यता को साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाए, तो ये साधारण बहुमत से नहीं होगा। फिर कह रहा है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाएगा राज्यसभा में, तब जाकर आपको ये राज्य सूची के विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो पहले राष्ट्रपति पद पर रह चुके थे और बाद में उपराष्ट्रपति पद पर ये आपको विजयी भी रहे। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन इसका एम हिदायतुल्लाह जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। शुरू में ये जो थे एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में थे, जो कि आपको लगभग 1.5 महीने तक का सेवा दिया था, और 1 से 1.5 महीना रहे थे। उसके बाद से फिर ये उपराष्ट्रपति के पद पर इनका संपूर्ण कार्यकाल के रूप में नियुक्ति हुई थी। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलिए, करें निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हमारा तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है केवल भारतीयों के लिए दिया गया है। बाकी जो ऐसे है हमारा तो अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक जो है 12 से लेकर 35 तक वो सब क्या है, मेरा मौलिक अधिकार ही है। तो इसमें जो अधिकार है उसमें कुछ विदेशियों का भी इसमें दिया गया है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि इसमें खाली भारतीयों को कितना दिया गया है, तो वो आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 है। ठीक है, तो ये आपका 21 हो जाएगा, सी करेक्ट। आगे आते हैं 22 क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना, इस प्रावधान से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहा है कि ये जो सभी दिए हुए पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा, यह कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला है कि यह प्रावधान 48 क के तहत रखा गया है, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। अब कह रहा है यह प्रावधान मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है, सही है ये भी आपका।
यह प्रावधान कर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा राष्ट्रीय वन नीति 1988 से संबंधित है। जब वन्य जीव संरक्षण आ ही गया तो वन्य जीवों का हो गया, और राष्ट्रीय वन नीति आ गया तो ये वन के लिए हो गया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से एक से अधिक ले लेंगे चूंकि सब सही है। चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 51 जो है ये है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन। ठीक है, आते हैं 24। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित सही तथ्य निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 6ठी अनुसूची में जो है उसमें 4 राज्यों का विशेष अधिकार है जनजातियों का। तो वो आपका देखिए यहाँ पर दे रहा है चारों राज्य आपका कौन कौन सा है। इसमें पहले एक चीज समझेंगे, ऑप्शन कहाँ कहाँ दिया है। देखिए इसमें है जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, 4 राज्य है इसमें, चारों राज्य दिया हुआ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये चारों राज्यों का क्या है आपका विशेष दिया गया है क्षेत्र, इनका मतलब छूट दिया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 6ठी अनुसूची में है, ये आपका बी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आपका कह रहा है कि पंचायत से संबंधित प्रावधान संविधान सभा के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। तो ये है आपका अनुच्छेद भाग पूछ रहा है आपका। ऐसा अनुच्छेद कितना है 243 में इसका वर्णन मिलता है पंचायत का, पंचायत अधिनियम या पंचायत का जितने भी व्याख्या किया गया है तो वो अनुच्छेद 243 है। और 243 में जितनी भी है उपबंध उसमें वर्णन मिलेगा। तो पूछ रहा है हमसे कि ये जो है संविधान सभा के किस भाग में उल्लेखित है। तो ये भाग आपका जब पूछेगा तो भाग 9 में आ जाएगा। ठीक है, और भाग 10 जो होगा वो दल बदल की नीति है, वो तो सबको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो ये आपको धर्मपाल जो है ये उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो धर्मपाल आपका कहाँ का था, ये पाल वंश का शासक था, ये तो क्लियर है आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि पाल शासक जो है धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वर्तमान बिहार के किस जिला में था। तो ये है आपका भागलपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 11वीं सदी में अंतिम चरण और 12वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, बिहार किस क्षेत्र में कर्नाट राजवंश के उदय हुआ है। ठीक है, हुआ था। तो ये आपको पड़ जाएगा आपको तिरहुत क्षेत्र में। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका तिरहुत क्षेत्र हो जाएगा जहां पर कि कर्नाट राजवंश का उदय हुआ था। ठीक है, आगे है बिहार में तुर्क सत्ता की पहली बार स्थापना का श्रेय इनमें से किसको जाता है। तो देखिए ये जो है आप सभी को पता होगा बिहार का शासक जो है एक ही इंसान बचा है, वो है आपका बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी आपका इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसी का देन है कि आज हमारा जो पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी है वो विनष्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ई ऑप्शन। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 19वीं सदी के पटना की विलायत अली और इनायत अली, ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे। तो ये आपको बहावी आंदोलन में आप सभी को याद होगा इनायत अली और विलायत अली रहे हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1906 में बिहार के 2 नेताओं द्वारा पृथक बिहार प्रांत के गठन के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। ये दोनों नेता निम्न में से कौन कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा और आपका महेश नारायण, इसमें 2 व्यक्ति थे। ठीक है, आते हैं 32 क्वेश्चन। कर रहा है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में किस वर्ष में हुआ था। तो ये आपको 1908 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। कर है आपका कि भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है। तो अभी तो ये ट्रेंड का क्वेश्चन है आपका, वासुकी जो है वो सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। कर है किस दिन बिहार उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर, ठीक है,
एक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की गई थी। तो बंगाल से कब अलग हुआ था ये, आप सभी को डेट भी याद होगा, 1911 में। तो 1911 आपको ऐसे ही ऑप्शन में भी मिल गया आपका, 12 दिसंबर दे रहा है, 12 दिसंबर 1911 हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो आपका 1908 में। आगे देखिए, अगला है कि मुंगेर में किसान सभा का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर एक ही हमारा नाम आता है जो कि आपको ये मुंगेर से संबंधित क्रांतिकारी रहे थे पूरे हमारे इतिहास में, और उनका नाम है क्या भाई, तो कृष्णा सिंह, ठीक है। और वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन डी में, और हो जाएगा 1923, ठीक है। तो किसान आंदोलन के या किसान सभा के गठन आपको श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1923 में किया गया। आगे चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार में औपचारिक रूप से किसान सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ये हुआ था आपको 4 मार्च 1928 को, ठीक है। तो 1928 आपका दे रहा है केवल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 38 क्वेश्चन कर रहा है आपका, द मदरलैंड नामक अखबार बिहार से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो ये है आपको मजहरुल हक के द्वारा, ठीक है। ये अखबार वाला हो गया है। अभी फिलहाल एक बार और, जैसे आधुनिक भारत चल रहा है अभी, वो पढ़ा रहे हैं आप सभी को, रोज टॉपिक देते हैं जो, तो टॉपिक वाइज जो चलता है अभी आधुनिक भारत में लास्ट टॉपिक बचेगा आपका पत्र पत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो उसको भी कवर करा के खत्म कर दिया जाएगा, आधुनिक भारत फिर चलाया जाएगा कोई दूसरा टॉपिक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मजहरुल हक। आगे आते हैं 39 क्वेश्चन पे, कह रहा है आपका कि वर्ष 1921 में पटना में ब्रिटेन के युवराज के पहुंचने पर, ठीक है, शहर में हड़ताल मनाई गई, ठीक है। तो कह रहा है कि यह हड़ताल जो है किस तिथि को मनाई गई थी, 1921 में कब मनाई गई, तो 1921 में आपका हो जाएगा 22 दिसंबर 1921 को मनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि बिहार के गया शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास थे, चितरंजन दास आपका ऐसे भी दे रहा है, और ये था 1922 का, तो बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, तो आपको 1931 में, ठीक है। चलिए, जो जिसका नाम आगे बदल कर क्या हो गया था, बिहार रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी, ये सब पढ़ा हुआ है आप सभी को। आगे चलिए, कर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और अपनी विरोध के पक्ष में नंगी हड़ताल कर दी थी, तो ये बहुत ही आपका है, वही है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा रहा था, और ये हुआ था आपको छपरा जेल में, ठीक है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, सतोपत हिमानी से निकलने वाली अलकनंदा नदी के सहायक नदियों से संबंधित तथ्यों के आधार पर यह बताएं कि इनमें से कौन अलकनंदा के दाईं ओर से आकर मिलती है, ठीक है। तो ये तो मैप देखने से आपको पता लगेगा, दाईं ओर मतलब ऑन द उत्तर साइड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर से देखेंगे दाएं, या मतलब दाएं का अर्थ भी ऐसा दक्षिणा होता है, तो उधर से भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कौन सा, तो यहाँ से जैसे ही आपको निकलेगा नदी सतोपत हिमानी से, तो अलकनंदा नदी के सहायक नदी में आपको मिल जाएगा कौन कौन सा, तो यहाँ पर एक ही आ जाएगा आपका मंदाकिनी केवल ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। मंदाकिनी केवल नजर आ रहा है आपका ऑप्शन, ठीक है। और ऐसे इसमें आएगा भागीरथी तो है नहीं, इसीलिए आपका कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसमें भागीरथी नहीं दिया बल्कि मंदाकिनी दिया है, तो केवल सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऐसे मंदाकिनी और भागीरथी उधर से आकर मिलेगी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल है। अब कह रहा है कि ये इसकी द्रोणी निम्न में से किस राज्यों में है, किस राज्यों में ये छिटा हुआ है आपका, तो ये जो है गोदावरी नदी, इसका क्षेत्र देखेंगे तो हमको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक मिलती है। ठीक है, तो इसमें हमारा तो एक से अधिक ऑप्शन बन जाएगा, इसमें तो कोई है ही नहीं दिया हुआ, तो इसमें हमारा एक से अधिक ले लेंगे या इसमें आ जाएगा उपरोक्त मतलब ई ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून को इसकी संभावित तिथि को सही क्या है। तो देखिए बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, ये आता है आपको 11 जुलाई को। ठीक है, ऐसे कहा गया है कि 10 से 15 जुलाई तक आ जाती है, तो ये आपका 11 जुलाई तिथि दिया हुआ है। आगे देखिए कर है 46 क्वेश्चन की लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्न में से कौन से प्रमुख नगर है। तो देखिए लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए मिलेगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो मिलेगा पिट्सबर्ग। नाम सुने होंगे, पिट्सबर्ग इसलिए याद था कि लोहा जो होता है उसको पीटते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा आपका पिट्सबर्ग, तो पिट्सबर्ग हो जाएगा। और फिर जो है आपको यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा अगर अब देखा जाए इंजीनियरिंग उद्योग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग में आपको इसमें सभी ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे डेट्रॉयट है, सैन फ्रांसिस्को है, डलास है, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो चारों का चारों हो जाएगा मेरा, तो एक से अधिक ले लेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट ले लेंगे। ठीक है, आगे है 47, कह रहा है कि आरण्य देवी मंदिर बिहार के किस शहर में है। तो यही आरण्य देवी के नाम से ही आपका नाम पड़ा था आरा। ठीक है, इसमें आरा नाम दिखाई देगा आपको, तो वही है आरण्य देवी। अब कह रहा है 48 क्वेश्चन कि बिहार से संबंधित निम्न में से कौन सही तथ्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है बिहार का, बिल्कुल सही है। कह रहे वन एवं खनिज की कमी है, बिल्कुल कमी है। कह रहे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, बिल्कुल है। अब कह रहे हैं कि भारत के साक्षरता दर से बेहतर साक्षरता दर है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसका स्थिति खराब है। यहाँ का साक्षरता दर 64% के आसपास में है, जबकि पूरे भारत का 75 या 74 के आसपास बोल सकते हैं, तो उससे कम है। तो मेरा हो जाएगा साक्षरता दर सबसे कम वाला, इससे भारत से कम हो जाएगा आपका, तो डी सत्य नहीं है, बाकी तो तीनों ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं। कह रहा है आपका कि मेवेरिक मिशा जो है मेवेरिक मेसिया किस नेता या नेत्री की राजनीतिक जीवनी है। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे, ये एनटी रामाराव का है, आपका ए ऑप्शन दे रहा है। अब कह रहा है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में कहाँ स्थित है। तो ये आपको पोर्ट ब्लेयर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है आपका। तो बांग्लादेश से भारत के राज्य लगे हुए 5। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश में तो पश्चिम बंगाल ऐसे हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट में आपको मिलेगी महेंद्रगिरी। अगला देखिए, कह रहा है कि वेलिंगटन द्वीप निम्न में से किस दक्षिण भारतीय शहर का भाग है। तो वेलिंगटन द्वीप आपको कोचीन में मिलेगा, तो कोची आपका दिया हुआ है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है किस राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्पादन से संबंधित संसद को शक्ति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपको मिल जाएगा 169। ठीक है, अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था भाई, तो ये जितने भी बढ़े हुए हैं ये आपका है 1973 का, ये है आपको 1973 में किया गया था 31वां। ठीक है, तो 31वां संविधान संशोधन आपका दे रहा है बी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 56 क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आया था ये पंडित जवाहरलाल, जिनके सामने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, अगला है अगले साल से किस राज्य ने
किस राज्य ने कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? तो कृषि बजट आपको पेश करेगा ये राजस्थान। अगला देखते हैं, कह रहा है H5N8, ठीक है, ये सब क्या है, बर्ड फ्लू का एक वर्जन है। तो कह रहा है कि इंसानों को संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला वह किस देश में आया है? तो ये आपको रूस में आया है, H5N8, ठीक है। अगला है कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल किए जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम कौन सा है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको कौन थे, सिन्हा जी थे। तो इसमें तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें आपका नहीं है, बल्कि एसपी सिन्हा होंगे। तो एसपी सिन्हा वो आपका नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है। तो कार्यकारिणी परिषद में ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा ई ऑप्शन ले लेंगे। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि कैबिनेट मिशन 1946 से संबंधित निम्न में से कौन से तथ्य सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैबिनेट मिशन का आपको बताए थे कि 1946 में, आज ही वो टॉपिक दिया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे वो चीज़ आपको मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस मिशन में कह रहा है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कुल 5 सदस्य थे, नहीं आपको कितने आए थे, 3 उसमें सदस्य थे, 5 नहीं होंगे। तो आपको इसमें ए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसमें देखिए नाम आपको दे रहे हैं, आज ही नाम हम लोग पढ़े हैं। पैंथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, दोनों तीन व्यक्ति थे। बाकी जो है कह रहा है किस मिशन, इस मिशन के रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन का बात कैबिनेट मिशन में नहीं थी, तो ये आपका सही है। अब कह रहा है कि भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वे संघ में शामिल हो या स्वतंत्र रहें, तो ये क्रिप्स मिशन में भी था, ये आपको कैबिनेट मिशन में भी आया, ठीक है। तो ये भी आपका कोई दबाव नहीं दिया गया था, तो ये भी आप कथन को सत्य मानेंगे। आगे कह रहा है कि यह अंतरिम सरकार का तत्काल, इसमें अंतरिम सरकार के ये भी स्थापना की जाएगी, ये भी आपका था। इसी अंतरिम सरकार में सभी को अलग अलग चीज़ दिया गया है, कोई वित्त विभाग, कोई शिक्षा विभाग, कोई रेल विभाग, सबको मिला है, आज पढ़ा आप लोगों ने। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें मेरा कौन सा मिला, ब्रिटिश ये जो पहला है वो आपका रॉन्ग है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 61 कह रहा है कि ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ये है आपका वीमेन विल वेब। अगला है किस भारतीय कंपनी द्वारा रूस की स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन की 200 मिलियन खुराक बनाई जाएगी? तो ये है आपका स्टेलिस बायोफार्मा। अगला है कह रहा है कि कालप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाई है? तो ये तो कमलप्रीत कौर का नाम सब पॉपुलर हो गया है, ये चूँकि डिस्क थ्रो की हैं कमलप्रीत कौर। आगे देखिए बिहार दिवस 2021 का थीम क्या था? तो बिहार दिवस मनाया गया भाई, उसका थीम आपको दिया गया था इस बार जल जीवन हरियाली है, ठीक है। नीतीश सरकार हर जगह दे रहे होंगे, आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जल जीवन हरियाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कौन तथ्य सही नहीं है, अर्थात गलत हमको बताना है इसमें। तो कह रहा है आपका कि देखते हैं इसमें ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इसका प्रधान कार्यालय कह रहा है कि मुंबई में है, मुंबई में नहीं बल्कि आपका इसका दिल्ली में है। आगे है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, तो ये एक संवैधानिक मानवाधिकार नहीं है बल्कि एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अब है कि यह इसका अध्यक्ष जो होता है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और अन्य न्यायाधीश भी इसमें होते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो है 2 ऑप्शन गलत मिला, सही नहीं है पूछ रहा है, तो एक बी मिला और एक सी मिला, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो मेरा बी और सी मिलता है, ठीक है। तो बी और सी आपका हो जाएगा एक से अधिक, आपका ऑप्शन ई ले लेंगे।
अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार के किस क्षेत्र में लगभग 2 सप्ताह तक कोई सरकार नहीं रही थी। ठीक है, तो बिहार के किस क्षेत्र में भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो ये हो जाएगा आपका तिरहुत, जिसके बारे में ऊपर पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस गोली के शिकार होने वाले शहीद निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये आपको फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे। अगला देखिए, कर रहा है नेपाल के जंगल में जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किया गया था। बिल्कुल किया है, ये इंपॉर्टेंट भी है, उसका नाम पूछता है तो आजाद दस्ता था। कह रहा है कि आजाद दस्ता के प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक जो है निम्न में से कौन थे, तो आपको सरदार नित्यानंद सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 69 क्वेश्चन को। कह रहा है 1534 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ा की लड़ाई में किस सेना को पराजित किया था, तो ये जो है बंगाल की सेना को शेरशाह ने हराया था 1534 में, आपका सूरजगढ़ा की लड़ाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर झंडा फहराने के प्रयास में अंग्रेजों का, कह रहा है कि अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए 7 आंदोलनकारियों में शहीद सतीश प्रसाद झा जो है वो बिहार के किस जिले से थे, तो आपको भागलपुर से सतीश प्रसाद झा थे। अगला है कि 1937 ईस्वी में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं उस समय प्रांतीय मुख्यमंत्री है। ठीक है, यहाँ पर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का रहा, उस समय प्रांतीय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो यहाँ पर एक चीज खुलासा कर दिया है कि जो आपको होते थे प्रांतीय मुख्यमंत्री वो आपका प्रधानमंत्री कहा जाते थे। तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन बने थे 1937 का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। अगला है चित्रकार सेवक राम तथा हुलासलाल निम्न में से किस शैली के कलाकार हैं, आपके ये मिलेंगे पटना कलम शैली का। आगे देखते हैं 73 क्वेश्चन। कह रहा है परशुराम की प्रतिज्ञा निम्न में से किस बिहारी साहित्यकार की रचना है। ठीक है, क्या है परशुराम की प्रतिज्ञा, तो ये मिलेगा आपको रामधारी सिंह दिनकर का। अगला है इनका और भी प्रसिद्ध कृतियां हैं, जैसे कि आपका उर्वशी सुना होगा, हुंकार सुना होगा, तो ये सब इनका पॉपुलर और भी है। अब कह रहा है कि किस राज्य में अनाथ बच्चों को संरक्षण एवं आश्रम प्रदान करने हेतु, ठीक है, हरिहर योजना, ठीक है, कौन सा हरिहर योजना प्रारंभ किया गया है, तो वो है आपका हरियाणा का। ह से हरिहर, हरि मतलब हरियाणा चला जाएगा, हरिहर योजना। ठीक है, ये किसके लिए है, तो हरिहर मतलब हरियाणा से चला जाएगा, और हर योजना जो आपको बच्चों के संरक्षण के आश्रय देने के लिए, इसलिए अनाथ बच्चों को संरक्षण एवं आश्रय देने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है न्योरा घाटी कहाँ स्थित है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, और ये आपको दार्जिलिंग के क्षेत्र में पड़ता है, तो यह उधर है न्योरा घाटी। ठीक है, अगला है गंगा के मैदान के किस भाग में बिहार का मैदान आता है, तो ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको गंगा का जो मैदान है वो मिलता है आपको मध्य गंगा। ठीक है, ये मध्य गंगा का मैदान जो है बिहार में मिलता है। अगला है कह रहा है कि गोदावरी की सहायक नदी जो इंद्रावती है, इंद्रावती नदी का उद्गम निम्न में से किस क्षेत्र से हुआ है आपका, तो ये आपका दंडकारण्य पठार से हुआ है। ये जो है दंडकारण्य पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होते तेलंगाना तक है। ठीक है, अब अगला देखिए आपका आ गया मैचिंग वाला। ठीक है, तो ये तो भीमताल झील ये सब याद ही होगा आपका, एक तरफ झील है और एक तरफ राज्य है। ठीक है, तो मिलाते हैं फटाफट से। भीमताल झील आपका कहाँ का है, प्रसिद्ध है ये भाई, जितना ताल है चल जाइए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड चले जाएंगे। डिडवाना हो जाएगा आपका राजस्थान, 4 नंबर में है। फिर आपका लोकटक बहुत ही पॉपुलर झील है भाई, ये आपका मणिपुर हो जाएगा। आगे देखिए है
सलीम अली सरोवर, तो ये तो महाराष्ट्र चला जाएगा, ठीक है। अगला बचा आपका हुसैन सागर, तो ये तेलंगाना में अभी चला गया है। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 और फिर 5, 3 4 3 4 2, 3 4 2 आपका ऑप्शन दे रहा है सी, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर है आपका कि मानसून का निवर्तन जो है इंगित होता है किससे, तो किस किस से होगा देखते हैं। साफ आकाश से भी हम लोग मानसून का मतलब आपको पता लगा सकते हैं, निवर्तन कर सकते हैं कि ये क्या इंगित कर रहा है। तो अगर साफ है तो बारिश की संभावना है नहीं, साफ है। अब बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से भी पता लगा सकते हैं, जब उधर दाब बढ़ेगा तो मौसम में परिवर्तन होता ही है आपको। फिर आपका स्थल पर तापमान के बढ़ने से भी प्रभावित होता है मानसून, या बोल सकते हैं मानसून का जो निवर्तन है। तो इस तरह से हमारा इसमें सभी जो है सभी आ जाएंगे आपको, 1 2 3 सब के सब, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 80 क्वेश्चन। कर है आपका कि निम्न 2 सूचियों को सुमेलित करना है। सुमेलित करते हैं आपका, बाकी आपका कूट दिया हुआ है। तो ये है आपका काल बैसाखी पवन कहाँ चलती है, ये हवाएं हैं। काल बैसाखी आपको चलती है पश्चिम बंगाल में। फिर आपका है बोर्डो ई चिला, ये असम में चलता है। फिर आपका है नॉर्वेस्टर, ये तो पता होगा उड़ीसा हो जाएगा आपका। तो इस तरह से मेरा मिल जाएगा 2 1 3 आपका ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलिए। कह रहा है कि पौधे की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना उपयुक्त माना गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अम्लीय प्रवृत्ति का रहना जरूरी है, तो हो जाएगा 6 से 7 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 6 से कम होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा तो गल जाएगा, तो हमको उतना ज़्यादा नहीं, 7 जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो मेरा हो जाएगा ये चीज़ आपको 6 से 7 लेंगे, ठीक है। एक हम लोगों ने पढ़ा होगा एनपीके उर्वरक, ठीक है, यहाँ उर्वरक गलने के बाद से याद आई। तो एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और ये हो जाएगा पोटेशियम। तो एनपीके जो है इसमें मात्रा कितनी होती है, एनपीके उर्वरक जो है पौधे का जीवन माना गया है, वृद्धि का सबसे बड़ा ये पोषक तत्व है नाइट्रोजन फास्फोरस और क्या है आपका पोटेशियम। तो इसमें आपका हो जाएगा तीनों का तीनों किस रेशियो में रहते हैं ये भी जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो ये है आपका 4:2:1 में होता है, मतलब नाइट्रोजन 4 ग्राम इसमें ये होता है, फास्फोरस 2 ग्राम, और ये जो है आपका पोटेशियम जो है वो 1 ग्राम के आसपास में रहेगा, ठीक है। ये जो है आपको इसलिए बताएं कि कभी कभी रेशियो पूछते रहती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि व्याख्या करने में समय बहुत काफी लग जा रही है। देख रहे हैं हमारा समय बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब 45 मिनट के आसपास पहुंच चुके हैं और अभी 80 हुआ है, 150 क्वेश्चन करना है। तो फटाफट से अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर करते हुए। कर है किसी वित्तीय वर्ष के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजी मूल्य ह्रास को घटाने के बाद निम्न में से क्या प्राप्त होता है, तो आपको मिलेगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा घटाएंगे तो। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है कि उसमें व्यक्ति बाहर में रोजगार में लगा हुआ माने बाहर चला जाता है, तो वो आपका होता है अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। तो बेरोजगारी की ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति बाहर से रोजगार में लगा हुआ दिखाई पड़ता है, ये है आपका अदृश्य बेरोजगारी। अगला चलते हैं। कह रहा है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम, ठीक है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है, ये बहुत ही पॉपुलर हो गया है क्वेश्चन। ये है आपको भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों से में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना, ये है गोल्डन हैंडशेक स्कीम, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है वो आपका सी नहीं बल्कि आपका ये हो जाएगा, ये आपका दे रहा है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो है ये है आपका गोल्डन हैंडशेक स्कीम, ठीक है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो है इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, माफी चाहेंगे। आगे चलते हैं 85 क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के
कार्य प्रकृति में मुख्य अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें मेन जो डिफरेंट है वो आपको ऑप्शन में है कि विश्व बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों में संतुलित आर्थिक विकास प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है विश्व बैंक द्वारा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य इसमें राष्ट्र जो होते हैं वो भुगतान संतुलन में असामान्य को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो एक अल्पकालीन देता है और एक आपको दीर्घकालीन देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 86 क्वेश्चन कर रहा है आपका कि स्टैगफ्लेशन का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्टैगफ्लेशन का मतलब हो गया आपका कि इन्फ्लेशन जो था मार्केट में, उसका रहा है कि इन्फ्लेशन के रहते बाजार में जो है रिसेशन या मंदी की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि आर्थिक जगत में मोरेटोरियम जो है, मोरेटोरियम का अर्थ क्या होता है? तो मोरेटोरियम का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसमें कानून द्वारा ऋणों की वसूली का टाल दिया जाता है, वो आपका होता है मोरेटोरियम। ठीक है, मोरेटोरियम उसको बोला गया है। चलिए आगे चलते हैं। 88 क्वेश्चन, आधुनिक भारत के आर्थिक नियोजन के इतिहास में बॉम्बे प्लान क्या था? तो बॉम्बे प्लान का मतलब हो गया आपका कि बॉम्बे में जो 8 उद्योगपतियों द्वारा भारत के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई एक योजना था, जिसको कि आपको बॉम्बे प्लान बोला गया था। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित ये स्थापना से दिया हुआ है आपका, तो कौन सुमेलित है? देखिए सिडबी की स्थापना दे रहा है आपका 1964 दे रहा है। 1964 जो कि आपका सही नहीं है, स्थापना हुआ था सिडबी जो कि आपका लघु उद्योग का संबंधित बैंक है, तो ये हुआ था 1964 नहीं बल्कि आपका 1990 में स्थापना हुआ है। बाकी जो है आईडीबीआई, तो ये है आपका आईडीबीआई बैंक की स्थापना दे रहा है 1965, तो ये भी आपका गलत है, ये हुआ था 1964 में। ठीक है, अगला है आपका आईआरबीआई, तो आईआरबीआई जो है ये है इंडस्ट्रियल का, तो ये इसकी स्थापना दे रहा है आपका 1990, तो ये भी आपका, जबकि ए का 1990 होगा, ये इधर का उधर लिखा हुआ है। तो आईआरबीआई का स्थापना हुआ था आपका 1985 में। ठीक है, और ये जो है नबार्ड जो है ये आपका 1982 दे रहा है, तो सुमेलित मेरा तो एक ही बचा, यही नबार्ड है जो आपका सही दिया हुआ है, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था। आपको डी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महाशिवरात्रि पर्व को स्थानीय रूप से हेरात के नाम से जाना जाता है? तो हेरात के नाम से जानते हैं शिवरात्रि को हम लोग जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और इसमें बताया हुआ है ये दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है, उसके कृषि से संबंधित, और उसको मैच करना है। ठीक है, तो इक्वाकल्चर नाम से जुड़ा हुआ है आपका, तो ये हो जाएगा मत्स्य। फ्लोरिकल्चर नाम से ये फूल है, तो आपका पुष्प हो जाएगा। फिर आपका है सेरिकल्चर, सेरिकल्चर भी वही हाल है, ये रेशम का हो जाएगा। फिर आपका विटीकल्चर, तो ये तो विटीकल्चर अंगूर का हो जाएगा। तो इस तरह से मिलाएंगे तो 1 का 4, ठीक है, फिर आपका बी का 3 और सी का हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि मांग उत्पन्न करने के लिए क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो आय जब रहेगा तो अपने आप मांग हो जाएगा मार्केट में। अब आदमी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कोई खरीदने नहीं जाएगा, तो आय मांग उत्पादन करने के लिए आपका आय जरूरी है कि बढ़े। अब कह रहे किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है? ये तो पुराना क्वेश्चन है भाई, आपको एडम स्मिथ जो है, स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक बोलते हैं हम लोग। अगला देखिए, कह रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है कितना? तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी तो आपका ये हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम चला जाता है कुल उपयोगिता। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नीति आयोग द्वारा दूसरे सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक को 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें राज्यों में प्रथम स्थान तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान जो है ये सतत विकास में 1919 का जो जारी हुआ है उसमें पूछ रहा है किसका किसका स्थान मिला है। तो ये आपको स्थान प्राप्त किया है
केरल ने प्रथम और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ जो है वो प्रथम स्थान लाया था। ठीक है, अब चलते हैं 96 क्वेश्चन की ओर। करें कि अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आपको 25 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 25 दिसंबर आपका 2019 सही है। आगे है संयुक्त राष्ट्र के 17वें सत्र 25 दिसंबर 2015 को 17 सतत विकास लक्ष्य स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 2030 तक प्राप्त करना तय किया गया है। इस 17 सतत विकास लक्ष्य में निम्नलिखित में क्या नहीं है? ठीक है, तो इसमें 2030 तक में कौन सा लक्ष्य जो है वो छूट गया है आपका? तो इसमें जो है देखते हैं हम लोग का, तो इसमें मिलेगा पहला जो है वो कह रहा है कि शून्य भूख जो है वो आपका ये शामिल था ही, तो ये तो हो जाएगा आपका ए। तो फिर कह रहा है लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी भी हो जाएगा, उस समय तक ये भी था आपका। शालीन कार्य एवं आर्थिक वृद्धि भी है, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी बढ़ेगा, तो ये भी है। सतत शहर एवं समुदाय का ये भी है आपको, तो ये सब इसमें शामिल है। तो हमारा ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा, ई ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। कह रहा है कि श्री मनोज मुकुंद नरवाने 1 जनवरी 2020 को निम्न में से किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो ये हुए हैं थल सेना के अध्यक्ष। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2019 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? तो 2019 का जो मिला है वो आपको मिला है छिलते हुए अपने को के लिए मिला है, और ये मिला है आपको नंद किशोर आचार्य को। इनका कृति किसके लिए मिला है? तो छिलते हुए अपने को लिए। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि मिस यूनिवर्स 2019 प्रतियोगिता से संबंधित तथ्य निम्न में से कौन कौन से सही हैं? ठीक है, सही तथ्य बताना है। इस प्रतियोगिता का फाइनल अमेरिका के अटलांटा में 8 दिसंबर 2019 को संपन्न हुआ है, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है दक्षिणी अफ्रीका की इसका है जोजोबिनी टुंजी जो है वो मिस यूनिवर्स रही थी 2019 का, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है भारत का प्रतिनिधित्व इसमें वर्तिका सिंह ने किया था लखनऊ की, बिल्कुल ये भी ठीक है आपका। फिर कह रहा है यह मिस यूनिवर्स का 68th वर्जन था, ये भी ठीक है आपका। तो ये आपका सब इसमें सही ही है। ठीक है, तो मेरा 1 से अधिक चला जाएगा, ई ऑप्शन ले लेंगे। अगला देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2019 से संबंधित सही तथ्यों का इसमें भी चयन करना है। तो कह रहा है कि 2019 का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का जो है 69th एडिशन था, ये आपका 69वां जो क्रम था। आगे कह रहा है कि यह प्रतियोगिता 14 दिसंबर 2019 को लंदन में संपन्न हुआ था। फिर कह रहा है यह 111वें देश की प्रतियोगिताओं ने भाग लिया था, इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, इसमें प्रतियोगियों की संख्या 111 थी, बिल्कुल ठीक था। आप कह रहे हैं मिस वर्ल्ड 2019 जमैका की टोनी एम सिंह ने जीता था, टोनी एम सिंह ने, ये भी ठीक है आपका। तो आपका इसमें से सब सही हो जाएगा, तो 1 से अधिक में भी ई चला जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि ग्रेटा थनबर्ग, जिसे अमेरिका की टाइम पत्रिका ने 2019 की, ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, किसको? ग्रेटा थनबर्ग को। ये कह रहा है आपका किस देश की है? तो ये आपको ये मिलेगा आपको स्वीडन की है। ठीक है, इसको स्वीडन का है ये। आगे चलिए कह रहा है क्रिकेट खेल के टेस्ट, वनडे और T20 तीनों खेलों में 100 मैच खेलने वाली खिलाड़ी जो है वो कौन बन गए हैं आपके? तो वो है आपका रॉस टेलर। ठीक है, तो टेस्ट भी 100 खेल लिए, वनडे भी और T20 भी, ये सब में तीनों खेल में जो है वो 100 मैच खेलने वाला खिलाड़ी रॉस टेलर है। आगे चलिए कह रहा है कि वर्ष 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है 2020 का वर्ष? तो ये घोषित हुआ है आपको पौधे के देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये जो है आपका पौधा से जुड़ा हुआ है 2020 का। अगला है आपका, और एक चीज यहाँ और है कि इसमें जो है ईयर WHO का जो है, WHO का एक यहाँ पर बताना चाहेंगे कि WHO का जो है उसका थीम क्या था 2020 का? तो WHO का 2020 का थीम था वो आपका, या टैगलाइन जो था वो था सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास श्रृंखला भारत के
किन दो देशों के बीच मनाया जाता है? तो नाम से ही आपको बताए थे कि ये जो है आपका इंग्लिश है, तो यहाँ पर हाथ से हाथ वही मिलाता है जो आपको उसके दावेदार होता है, तो वही है आपका हैंड इन हैंड नाम दिया गया है, ये है भारत और चीन का। ठीक है, आगे देखिए कर 13वां दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कब और कहां हुआ था? तो ये देखिए अभी हाल फिलहाल का है, तो ये हुआ था आपको 1 दिसंबर से 2019 तक नेपाल में। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, करे कि अटल टनल जो है जिसका निर्माण लगभग अंतिम चरण में, अब तो उद्घाटन भी हो गया है, ठीक है, तो करे इस टनल की लंबाई जो है वो कुल कितनी है? तो ये आपको 9.02 किलोमीटर है, जो कि आपका कहाँ बना है? ये रोहतांग दर्रा के आसपास में है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यही है आपका हिमाचल प्रदेश में, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश और लेह के आसपास में ये दर्रा है। आगे चलिए, ये सुरंग बनाया गया है अटल टनल। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बैलन डी और जो है पुरस्कार किस क्षेत्र से है? तो ये दिया जाता है आपको खेल में, और वो किसके लिए मिला जाता है? ये आपको फुटबॉल के क्षेत्र का है। ठीक है, तो खेल में आपका फुटबॉल हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहा है विमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने महिला, कह रहा है कि महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया। एशले बार्टी निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि पापुआ न्यू गिनी के किस द्वीप की स्वतंत्रता के लिए दिसंबर 2019 में कराया गया जनमत संग्रह स्वतंत्रता के पक्ष में रहा है? तो आपको बोगेन बिल्ले द्वीप है। आगे चलिए, कह रहा है कि हाल ही में भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का उत्पादन जो है किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो ठीक है, स्पुतनिक 5 का भारत में अगर उत्पादन किया गया है तो वह है आपका हेट्रो। अगला है 112 नंबर क्वेश्चन, कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में 4 नए खेल को शामिल किया जाना है, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, इसमें जो खेल शामिल किया गया वो देखेंगे हम लोग का, तो ये तो पहले से शतरंज का है आपका, ये शतरंज इसमें शामिल नहीं हुआ है। बाकी देखिए ब्रेक डांस किया गया है, सर्फिंग किया गया है और स्पोर्ट क्लाइंबिंग किया गया है। ठीक है, तो ये 3 चीज जो है ये शामिल है, लेकिन ये जो है इसमें शामिल डी ऑप्शन जो है आपका शामिल नहीं किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, करें 113 नंबर, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 8 नवंबर को। अगला देखिए, कह रहा है कि वह उत्पादन जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो होता है कि कीमत बढ़ा लेकिन फिर भी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वो होता है आपका निम्न स्तरीय वस्तु। ठीक है, उसको नाम दिया गया है निम्न स्तरीय वस्तु। आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जल मरुमध्य जो है मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है? वो है आपका युकाटन जल संधि। अगला है, निम्नलिखित में से किनका जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल था? तो सबसे कम अवधि अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, जिनका की कार्यकाल मतलब आपको लगभग 67 से लेके 69 तक थी, तो ये आपको 1.5 साल के आसपास में पड़ जाएगा। जैसे कि 1.5 साल नहीं, आप 2 साल बोल सकते हैं, 2 साल तक, चूंकि मई टू मई रहा था, तो मई से मई इनका हो जाएगा सबसे कम में। बाकी का देखेंगे तो पूरा उन्होंने ज़्यादा ही किया है, तो जाकिर हुसैन हमारा इसमें 2 साल का हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, अगला है, कह रहा है कि कौन सी नदी, एक चीज और भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका कि कार्यकाल में मृत्यु हुआ था? तो यही है आपको जाकिर हुसैन ही, जिनका कि मृत्यु के पद पर मृत्यु हुआ था पद पर रहते हुए ही। और ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये प्रथम आपको मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, अब चलिए आगे चलेंगे इस पे, तो कह रहा है कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है? तो बाईं ओर से मिलने वाली आपकी नदी है वो है जोस्कर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी युद्ध
संबंधित नृत्य है, तो इसमें आपका हो जाएगा ये मयूरभंज का छाऊ जो है वो छाऊ आपका युद्ध संबंधी नृत्य है। अगला देखते हैं, कह रहा है आपसे कि किसने द लास्ट क्वीन नामक नई किताब लिखी है। तो द लास्ट क्वीन के लेखक हैं आपके चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है। अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत का स्थान मिला है वो आपको चौथा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में जो है 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, आपका कुंवर सिंह ने। अगला है, जल का रासायनिक नाम क्या है। तो ये तो H2O सबको पता है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे क्या भाई। तो नाम से ही आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बोलना है इसको, हम लोग डाई तब बोलते हैं जब O पे लगा रहता, ये हाइड्रोजन पे लगा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड यहाँ पर, या मोनो ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, चूंकि मोनो का अर्थ एक होता है, तो आपका यहाँ पर डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड ही आपका, जिसमें देखिए डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी लिया हुआ है, समझ गए, लेकिन यहाँ पर जब मोनो लगा हुआ है तो स्पष्ट है कि वो आपका मोनो वाला ही बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए, कह रहा है कि डायमंड या हीरा से संबंधित असत्य जो है निम्न, यहाँ पर एक चीज ऊपर आएंगे, थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 2 के लिए डाई होता है वैसे ही 1 के लिए मोनो का यूज किया जाता है, तो आपका इसीलिए बोले कि मोनो डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो कह रहा है कि डायमंड या हीरा से संबंधित असत्य तथ्यों का चयन करना है, गलत इसमें बताना है कि कौन सा आपका दिया हुआ है। कह रहा है यह विद्युत का सुचालक होता है, नहीं, ग्रेफाइट होता है, लेकिन ये जो हीरा होता है वो कुचालक होता है, तो ये तो आपका गलत है। यह सबसे बड़ा प्राकृतिक कड़ा है, कड़ा सबसे कड़ा, सही बात है, हार्डेस्ट थिंग्स है प्राकृतिक का। यह कार्बन का प्रूफ है, बिल्कुल सही है, और उष्मा का सुचालक है, तो ये आपका ये ही केवल गलत है, वो सही हो जाएगा। आगे चलिए, कर है तापमान का एसआई यूनिट क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपका एसआई यूनिट इसका केल्विन है, सेंटीग्रेड नहीं लेना है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है तापमान का, केल्विन। आगे चलिए, और ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो आपका क्या है, एक कॉमन माना गया है, ये कॉमन आपका है। चलिए आगे चलते हैं, कर है कि क्विकलाइम यौगिक जो है, क्विकलाइम में उपस्थित तत्वों का नाम क्या है। तो क्विकलाइम में क्या होता है, उसका सूत्र सबसे पहले समझना है हम लोग को, तो उसमें होता है CaO। तो इसमें क्या क्या मिला आपका भाई, Ca हो गया आपका कैल्शियम का, ठीक है, ये हो गया कैल्शियम, और इधर से हो गया आपका ऑक्सीजन, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन आपका ऑप्शन C हो जाएगा। अगला देखिए, करें पीतल से संबंधित सही तथ्य को चुने। ठीक है, तो इसमें आपका कह रहा है कि पीतल में 2 अवयव होते हैं, आपका तांबा और जस्ता, बिल्कुल सही है, दोनों अवयव होता है। कह रहे पीतल धातुओं के समांगी मिश्रण है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पीतल में ज्यादा मात्रा में तांबा होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तांबा उसमें लगभग मान के चलिए 70 टू 65 या 80 तक होता है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब 280 तक हो सकता है, तो इसमें समांगी मिश्रण आपका हो जाएगा, और आपका सबसे अधिक मात्रा होता है तांबा और जस्ता में तांबा हो जाएगा। ठीक है, जिस क्वालिटी का बनाना है आप बना सकते हैं, तो कहने का मतलब इसमें तो सब सही हो गया, तो 1 से अधिक हो जाएगा ये ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नांकित में से कौन मिश्रण नहीं है। मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण में कोई भी चीज जो होता है एक निश्चित अनुपात में सब जगह नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरह का मिश्रण नहीं है, लेकिन क्योंकि कार्बन की परमाणु उतना ही रहेगी, ऑक्सीजन की परमाणु उतना ही रहेगी, भार भी उतना ही रहेगा, लेकिन जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, सबका सब अलग अलग होता है। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी में आप भौतिक स्थिति से भी देखेंगे तो भी अलग अलग मिलेगा, कुछ में बालू ज्यादा रहेगा, कुछ में बालू मिट्टी में कम रहेगा, तो ये भौतिक स्थिति हो गई। रासायनिक में आपका कहीं कहीं पर किसी में उर्वरकता ज्यादा रहेगी, किसी में कम रहेगी, कहने का मतलब कि उसमें तत्वों की जो अनुपात होगी वो अलग अलग होगी। तो मिट्टी ले सकते हैं, कोयला भी वही है, कोयला का बहुत सारा रूप है, लिग्नाइट है, सबसे बिटुमिनस है, ये सब है। तो ये सब जो आपका इसमें भी अलग अलग प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, तो ये भी मिश्रण के अंतर्गत ले सकते हैं। हवा भी वही है, हर एक शहर की हवा का अनुपात जो है अलग अलग हो जाएगा।
खून भी हर एक चीज का अलग अलग होता है मात्रा। तो ये सब सभी इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो मिश्रण नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका मिश्रण कौन कौन सा नहीं है जैसे कि आपको समझना है, तो इसमें आपका इसमें सब जो है मिश्रण के अंतर्गत आ जाएगा, सब मिश्रण ही है जैसे कि। तो इसमें नहीं पूछ रहा है तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा मेरा, ठीक है। ई ऑप्शन ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन तत्व की एंटामिसिटी जो है, एंटामिसिटी एक नहीं है, ठीक है। तो एंटामिसिटी क्या है ये सब हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग समझेंगे फटाफट से। जैसे कि एंटामिसिटी को हम लोग बोलते हैं सॉरी यहां पर लिखा हुआ है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब परमाणुकता हो गया। तो इसमें परमाणुकता में देखेंगे तो मेरा आपको किसका किसका एक नहीं है, तो नियोन का आपका हीलियम, नियोन, ऑर्गन और क्रिप्टॉन, ठीक है। ये सब क्या है आपका, ये हीलियम का भी एक हो जाएगा, नियोन का भी एक हो जाएगा, ऑर्गन का भी एक हो जाएगा, फिर आपका क्रिप्टॉन का। ये जो है आपको इसमें सभी का सभी जो है इसमें परमाणुकता एक ही होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आपका ई ऑप्शन ले लेंगे। आगे चलते हैं, कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन किस ग्लैंड से स्त्रावित होता है, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, मास्टर ग्लैंड किसको बोला गया है, तो पिट्यूटरी है जो कि आपका ग्रोथ हार्मोन निकालता है, ठीक है। आगे है कि मानव त्वचा का रंग कौन बनाता है, तो ये आपको बनाने में सहायक है मेलानिन, ठीक है। यही मात्रा जिसमें कम रहता है उसकी चमड़ी गोर होती है, और जिसमें मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है उसकी चमड़ी थोड़ी गाढ़े या काले रंग की हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा रोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर बोल सकते हैं रक्तादान द्वारा नहीं फैलता है, वो बीमारी है आपका टाइफाइड। बाकी तो हेपेटाइटिस भी फैलता है ब्लड से, HIV भी हो जाएगा, मलेरिया भी ब्लड से हो जाएगा, लेकिन टाइफाइड जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं होता है, ठीक है। अब करें तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमा अवधि क्या होती है, ठीक है। तो तुल्यकाली का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी तुलना है उससे कंपेयर करेंगे तो वो 24 घंटा हमारी पृथ्वी की घूर्णन काल है, तो इस पे चला जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि कारों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या होता है कि एक अवतल रूप होता है, तो अवतल में प्योर नहीं होता है, क्योंकि वो रहेगा तो फोकस सीधा नहीं जा पाएगा, फैल जाएगा। तो हमको फोकस को सीधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैराबोलिक बनाना पड़ता है, पैराबोलिक फॉर्म में आ जाएगा आपका। तो हो जाएगा अवतल दर्पण तो रहता ही है आपका, तो हो जाएगा अवतल के साथ साथ पैराबोलिक अवतल, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है कि तरण ताल जो है, स्विमिंग पूल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कह रहा है कि वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है भाई, तो ये सब तो अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। अगला है जर्मन सिल्वर जो है एक एलॉय है, वो एलॉय किसका माना गया है, उसमें पाया जाता है कॉपर, जिंक और निकेल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, जिसमें कि आपको कॉपर रहता है 60%, जिंक 25 और निकेल 15% के आसपास पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है आपका कि सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, उसका मुख्य रीजन क्या है भाई, तो मुख्य रीजन यही है कि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत के प्रति इकाई क्षेत्र पर दाब कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण कि वो आसानी से चल पाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय रुपया का प्रतीक किसने डिजाइन किया था, जो ये रुपीज का है नया सिंबल जो आया है, ये सब आप सभी को जब मिला था ये सिंबल तो पता होगा, ये सिंबल किसके द्वारा दिया गया है, तो उदय कुमार जो है, उदय कुमार द्वारा दिया गया था, जो एक IITian स्टूडेंट भी रहा था, ठीक है। तो ये IIT मुंबई का स्टूडेंट रहा था, डॉक्टर उदय कुमार। आगे चलिए 138 क्वेश्चन कर रहा है कि धातुओं की युति जो है, युति का कारण क्या है, ठीक है, माने लस्टर ऑफ द मेटल जो है वो लस्टर क्यों होता है, उसका मुख्य रीजन यही है कि उसमें जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, और जो है वो प्रकाश का परावर्तन करती है, ठीक है, जिसके कारण कि उसमें एक चमक सी आती है, लस्टर होती है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, करें कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ये तो देखिए धातु को गलाने या घुलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वा रेजिया का, इक्वा रेजिया। चलिए आगे चलते हैं, तो इक्वा रेजिया में कमेंट करके आपको बताना है
कि इसमें नाइट्रिक एसिड के अलावा और कौन सा एसिड होता है। दो एसिड होती है, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन भी दे रहे हैं आपका, सल्फ्यूरिक या फिर हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, कर है कि बारूद जो है, बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो है रोजर बेकन जो है वो आपको गन पाउडर या फिर बारूद या बम का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। आगे चलिए, कह रहा है कि सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है आपका। तो ये है आपको क्लोरीन। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट के एक अणु में कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। तो पोटेशियम सल्फेट के एक अणु में पूछ रहा है कितने परमाणु उपस्थित रहते हैं भाई। तो जब पोटेशियम का संयोगिता निकालेंगे आपको, तो उसमें आपको कुल कितने मिलेंगे, 7 परमाणु उपस्थित मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपको एक उसमें लेना रहता है, ले लेगा तो आपको काम बन जाता है। तो कुल कितने परमाणु उपस्थित रहते हैं, 7 होता है। तो यहां पर आपका 7D हो गया। आगे चलिए, कह रहा है कि जमुनापुरी निम्नलिखित में से किस पशु की नस्ल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जमुनापुरी पूछ रहा है कौन सा नस्ल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बकरी का। ठीक है, जमुनापुरी है बकरी का। यहां एक चीज देखिएगा, पोटेशियम सल्फेट के एक अणु में पूछ रहा है कितने परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहां पर यह नहीं समझना है कि पोटेशियम वाली बात हो रही है। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है आपको फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। तो पोटेशियम का हो जाएगा K2SO4। तो इसमें परमाणु गिनेंगे कितना मिलेगा आपको, 2 इसका है और 4 इसका है, 2 और 4 6, और सल्फर का कितना यहाँ पर 1 है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम ध्यान में रखे थे। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका कि इसमें कुल कितने परमाणु है पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो आपका 7 हो जाएगा। आगे देखिए, कर रहा है कि मानव शरीर में जिंक की कमी से निम्न में से कहाँ दिक्कत होती है। अर्थात जिंक हमारे लिए किस चीज के लिए उपयोगी है, तो श्वसन क्रिया के लिए जो है जिंक सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगला देखिए, कर रहा है कि मानव शरीर में कार्टिलेज जो है वो क्या है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो है वो आपको एक संयोजी उत्तक है, बिल्कुल है। प्रोटीन फाइबर का बना होता है कार्टिलेज, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है कि जोड़ पर हड्डी को मुड़ने या घूमने के लिए आधार होता है, उसको भी हम लोग कार्टिज बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या चीज, जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जिसको घूमने में सहायक होता है। तो सेम टू सेम एक तरह का लिगामेंट भी काम करता है, उसका नाम लिगामेंट आप सभी को पता है। तो लिगामेंट का भी वही वर्क है जो आपको हड्डी को जोड़ के रखता है। तो जोड़ पर हड्डी को मुड़ने के लिए जो आधार देता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्टिलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नांकित में से कौन सही नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइटस भी कहते हैं। फिर देखिए आपका ये सही है आपका। फिर कह रहा है कि आरबीसी हीमोग्लोबिन एवं प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, फिर आरबीसी कह रहा है लंग्स से ऑक्सीजन लेकर शरीर के भागों में पहुंचाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी की संख्या बिल्कुल कम होती है। डब्ल्यूसी शरीर के संक्रमण को बचाता है। तो इसमें सब का सब आपका सही है। ठीक है, तो इसमें आपका 1 से अधिक हो जाएगा, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सही है। ठीक है, कौन सही है देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि ध्वनि तरंग जो है वो आपका अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो ये उल्टा दे दिया है आपका, ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है। फिर कह रहा है ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी आपका गलत दे रहा है। आपका प्रकाश तरंग जो होती है वो आता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। फिर कह रहा है प्रकाश तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ये उल्टा दे दिया है। दोनों का प्रॉपर्टीज जो है, ये दोनों का प्रॉपर्टीज ये वाला हो जाएगा और ये दोनों का प्रॉपर्टीज ये वाला हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही है, तो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 48 क्वेश्चन आपका कह रहा है 148 है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के मध्य, ठीक है, कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो कम से कम आपका होना चाहिए 1
17 होना चाहिए, 17 मीटर होगी, तब जाकर हम लोग को वो जो है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिध्वनि इक्को भी बोलते हैं। इक्को होने के लिए कम से कम आपको 17 मीटर चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में निम्न में से किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसमें आपको कौन सा अम्ल मिलेगा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। आपको ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा। अगला है, भू प्रॉपर्टी जो है कह रहा है कि में अवस्थित प्रमुख 4 तत्वों को अवरोही क्रम में सजाना है। तो अर्थ में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद से आपका मिल जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहीं से मैच कर जाएगा, बाकी एल्युमिनियम और उसके बाद आयरन मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। आपको करना क्या है कि इन सभी सेट को अपने से बना लेना है और इसका आंसर भी इस वीडियो में आपको दिया गया है आंसर की। ठीक है, तो आंसर की से आप इसको फिर से मैच कर लीजिएगा और कितना आया है आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर की। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता भी है कि सीडीपीओ का एग्जाम अभी पोस्टपोन हो गया है पंचायत चुनाव को लेकर। आगामी डेट का ऐलान किया जाएगा, फिर भी हम लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।